हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मानव में जनन पढ़ रहे थे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो आज की हमारी हेडिंग है वे ये है दोस्तों कि जो नर शुक्राणु होता है मानवों में, तो उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। नर शुक्राणु के कितने भाग होते हैं दोस्तों, यानी कितने भागों में ये विभाजित होता है और प्रत्येक भाग इसका क्या कार्य करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, और नर जनन तंत्र को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी संरचना। तो देखिए दोस्तों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ये शुक्राणु है बच्चों, क्या है हमारा शुक्राणु, ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए बच्चों, 4 भाग कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो इसका बच्चों शीर्ष हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है शीर्ष। नंबर 1 हो जाता है शीर्ष। नंबर 2 होता है बच्चों इसका ये मध्य वाला भाग में जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रीवा, यानी कि इसकी गर्दन बोलते हैं। क्या है बच्चों, ये हमारी ग्रीवा हो गई इसकी। चलो इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको इधर से लेके और यहां तक का भाग बच्चों, ठीक है ना। कहां से लेके बच्चों, इधर से लेके यहां तक का भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं बच्चों मध्य भाग, ठीक है ना। क्या है बच्चों, ये हमारा मध्य भाग। और नंबर 4 कौन सा होगा दोस्तों, इसकी पूंछ होती है, ठीक है ना बच्चों। जो लास्ट का जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, इसकी पूंछ होती है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके फर्स्ट भाग को, यानी कि शीर्ष। तो देखिए दोस्तों, जो ये शीर्ष है आपको मैंने इधर से दिखाई दे रहा है पहले ही, देखो यहां से लेकर और जो इसकी गर्दन का जो यहां तक का हिस्सा है, ठीक है ना बच्चों, यहां तक का हिस्सा यानी ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी, ठीक है ना। किसमें बटा हुआ है बच्चों, 2 भागों में बटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नर का शुक्राणु होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है बच्चों, वो 2 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 तो बच्चों ये हो जाता है और नंबर 1 ये हो जाता है। इस वाले भाग को बोलते हैं केंद्रक और इस वाले भाग को बोलते हैं बच्चों अग्रपिंडक या एग्रोसोम बच्चों, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि जो ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है हमारा अग्र पिंडक है। ओके बच्चों, क्योंकि जो ये शीर्ष भाग है बच्चों हमारा 2 भागों में विभक्त है, 2 भाग, ठीक है ना। नंबर 1 होता है अग्र पिंडक, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। और नंबर 2 तो आपको पता ही है किसमें है, केंद्रक में है, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसका, केंद्रक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, जो ये शीर्ष वाला भाग होता है ना, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो हमारा शुक्राणु होती है, तो इसका यहां से लेकर और लास्ट तक का भाग बच्चों ये एक कोशिका से ढका रहता है। इस कोशिका को बोलते हैं बच्चों कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु की पूरी बॉडी बच्चों एक कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका रहता है। ओके, फिर देखिए बच्चों, इसका जो अग्रपिंडक होता है ये वाला, ठीक है ना, ये जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, जब ये निषेचन को यानी कि क्या तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब ये अग्रपिंडक यानी कि जो अंडाणु होता है मादा का, उसके पास जाता है और निषेचन क्रिया के समय दोस्तों जो ये अग्रपिंडक होता है ना, इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो एग होता है बच्चों, ठीक है ना, मादा का जो एग होता है, मादा युग्मक का एग, इसको निषेचित करता है। क्या करता है बच्चों, निषेचित करता है, अर्थात ये इसके आवरण को छेद कर यानी कि भेद कर दोस्तों आगे का अपने यानी कि घुसने का रास्ता बनाता है। कौन दोस्तों, अग्रपिंडक, ठीक है ना। और फिर जब ये इसको भेदित कर देता है, जैसे ये यहां से घुसेगा बच्चों, ठीक है ना, अग्रपिंडक, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये अग्रपिंडक यहां घुसता है, यानी कि इस पर्दी को यानी कि मादा युग्मक की पर्दी को दोस्तों ये क्या करता है, भेदित करता है और यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। कौन सा बच्चों, जो ये अग्रपिंडक होता है, ठीक है ना बच्चों। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जो ये अग्रपिंडक है जिसको हम बच्चों एग्रोसोम बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटिस्ट, ठीक है बच्चों, की गोल्जी काय
गोल्जी काय से निर्मित होता है। जब मैंने आपको युग्मक जनन पढ़ाया था तो उसमें पहले ही बता दिया है बच्चों, जो ये एग्रोसोम या अग्रपिंडक होता है, इसका निर्माण जो शुक्राणु प्रसु होते हैं, जिसको हम स्पर्मेटिस बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी जो गोल्जी काय होती है बच्चों, उससे ही क्या होता है, इसका निर्माण होता है, किसका, अग्रोसोम का या अग्रपिंडक का। इसमें क्या भरे रहते हैं दोस्तों, एंजाइम भरे रहते हैं, जो निषेचन क्रिया के समय क्या करते हैं, अंड को भेदन का कार्य करते हैं। चलो इसके बाद देखिए बच्चों, जो ये इसका ये केंद्रक भाग है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, हमारा केंद्रक भाग है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विगुणित केंद्रक होता है इसके अंदर बच्चों, ठीक है ना। द्विगुणित संरचना जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसका केंद्रक है, केंद्रित पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है ना। ये अत्यधिक संघनित होता है बच्चों, क्या होता है, अत्यधिक संघनित होता है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मानव का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए होता है, वो ही इसका मोस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का सबसे इंपॉर्टेंट भाग डीएनए होता है, वो इसी में ही पाया जाता है। और बाकी की चीजें दोस्तों जैसे कि हमारी होती हैं, इसमें कौन कौन सी, आरएनए, कोशिका, यानी सॉरी कोशिका नहीं दोस्तों, केंद्रिका, केंद्रिका व तरल पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो केंद्रक रहता है, केंद्रित पदार्थ रहता है केवल दोस्तों, ठीक है ना, जो कि क्या रहता है, अत्यधिक संघनित रहता है, यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक संघनित रहता है बच्चों, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। यही बच्चों हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो कि दोस्तों इसमें केंद्रिका, आरएनए, तरल पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो ये डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों, यही क्या करता है, जो माता के जो पिता के जो पैतृक लक्षण होते हैं, जो पैतृक आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है ना, इस शकल का एक तरह से कहते हैं बच्चों की पिताजी पर शकल गई है, तो हम कह सकते हैं जो पैतृक आनुवांशिक लक्षण है, उनको ये क्या करता है, साथ में लेके जाता है संतति में बच्चों, ठीक है। कंप्लीट, तो देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पर शीर्ष कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो ये केंद्रक होता है, यानी कि जो शीर्ष और मध्य भाग के बीच में जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग बच्चों, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं बच्चों ग्रीवा, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं सेंट्रियोल कहते हैं। ये दोस्तों क्या करता है, शीर्ष भाग व मध्य भाग को आपस में कनेक्ट, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जोड़ने का कार्य कर रहा है। ओके बच्चों, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें, केवल जो ये सेंट्रियोल है दोस्तों, ये मध्य भाग और इस भाग को जोड़ने का कार्य करता है। ये दो भागों में बटा रहता है बच्चों, कितने भागों में बच्चा, सॉरी, इसमें दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं बच्चों, इसमें क्या पाए जाते हैं, दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना, तारक केंद्रक पाए जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, ठीक है ना बच्चों। और नंबर 2 होता है इसका दूरस्थ तारक केंद्रक बच्चों, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको, जो ये हमारा सेंट्रियोल होता है, जो ग्रीवा होती है, इसमें दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं, समीपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक बच्चों। और देखिए दोस्तों, जो ये हमारा समीपस्थ तारक केंद्रक होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, जो युग्मनज बनते हैं दोस्तों, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं, जो युग्मनज बनते हैं दोस्तों, तब इसमें क्या होता है, जो ये समीपस्थ केंद्रक होता है ना बच्चों, ये इसमें युग्मनज में, इसमें बच्चों युग्मनज में क्या करता है, विदलन का कार्य करता है बच्चों, ठीक है ना, इसका कार्य करता है विदलन का। और दोस्तों जो ये दूरस्थ तारक केंद्रक है बच्चों, ये शुक्राणु में क्या करता है बच्चों, जो ये शुक्राणु है, इसके पूंछ का अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, पूंछ के अक्षीय तंतु, ओके बच्चों, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। ओके, आगे ना समझ में, जो ये ग्रीवा यानी कि सेंट्रियोल होता है, दो तारक केंद्रकों में विभाजित रहता है, समीपस्थ तारक केंद्रक, दूरस्थ तारक केंद्रक बच्चों। दूरस्थ दोस्तों अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, जो कि पूंछ में होता है, और जो समीपस्थ होता है, ये क्या करता है, युग्मनज में विदलन प्रारंभ करता है। ओके, चलो अब देखिए बच्चों, नंबर 3 पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया,
नंबर थर्ड दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, नंबर थर्ड है। तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला भाग क्या है, हमारा मध्य भाग है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों कई, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं, इसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों क्या करते हैं, जो ये पूंछ होती है हमारी किसकी, शुक्राणु की, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे शुक्राणु होते हैं ये चल प्रकृति के होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, चल प्रकृति के। तो इनको गति करने के लिए यानी कि चलने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा इसको कहां से प्राप्त होती है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पूंछ होती है इसको गति करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों क्या करता है, इसको ऊर्जा प्राप्त कराता है बच्चों। क्या कराता है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त कराता है। बताइए आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। आसानी से समझना बच्चों, रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आप इसे आंख मीच कर भी अपने पेपर में छाप सकते हो बच्चों, ठीक है ना। चलो अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करेगा बच्चों, ऊर्जा प्रदान कर देगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो शुक्राणु का मध्य भाग होता है, जिसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्या हम इसको पावर हाउस कह सकते हैं बच्चों, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई। जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जैसे बिजली होती है, बिजली हमको कहां से मिलती है, बिजली घरों से आती है ना। हमारे घरों तक बच्चों बिजली कहां से आती है, बिजली घरों से आती है। और बिजली घरों में दोस्तों बाहर से मिलाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा बांधों पर बिजली का निर्माण किया जाता है। तो जहां से इसका निर्माण किया जाता है वहां से बिजली घरों में आती है, फिर वहां से हमको सप्लाई की जाती है। तो सेम बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर मध्य भाग में दोस्तों ये हमारा पावर हाउस होता है बच्चों। क्या होता है, पावर हाउस होता है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का पावर हाउस बच्चों किसे कहते हैं, मध्य भाग को कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पावर हाउस कौन सा हो गया, इसमें मध्य भाग हो जाता है। बताओ कोई कंप्लीट यानी कोई परेशानी है क्या बच्चों आपको यहां तक, नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, जो ये पूंछ होती है, ठीक है ना बच्चों, ये पूंछ होती है, इसमें दोस्तों आपको ये बीच में एक दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से देखो संरचना दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सॉन दोस्तों। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और इसको बोलते हैं बच्चों परिधीय वाले को अक्षीय तंतु, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अक्षीय तंतु बोलते हैं। दो भागों में बटा रहता है ये एक्सॉन, यानी कि एक्सियल, एक्सियल, ओके बच्चों, दो भाग हो जाते हैं, एक्सॉन एक्सियल, और एक हो जाता है इसका अक्षीय तंतु बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, गति के कार्य करने का कार्य करता है कौन दोस्तों, हमारा पूंछ बच्चों, ठीक है ना। जो ये पूंछ होती है ये क्या करती है, जब इसको यानी कि शुक्राणुओं को मादा योनि में स्खलन किया जाता है, तब ये दोस्तों मादा की योनि से होकर गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचने के लिए गति करने की आवश्यकता होती है। तो इस पूंछ की सहायता से ही बच्चों क्या होता है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेमिकल प्लाज्मा होती है दोस्तों उसमें गति करता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या करता है, ये गति करता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये शुक्राणु होता है आपको पता है, जैसे ही वृषण से बाहर निकलता है, अधिवृषण में, शुक्रवाहिनियों में, शुक्राशय से और प्रोटिस्ट ग्रंथि से, काउपर्स ग्रंथि से, इसमें दोस्तों क्या आकर मिलते हैं, हम कह सकते हैं इसमें एक तरह से दोस्तों शुक्राणु प्लाज्मा, शुक्राणु प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। कब दोस्तों, जब अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी बच्चों और शुक्राशय, शुक्राशय, प्रोटिस्ट ग्रंथि, प्रोटिस्ट ग्रंथि बच्चों, ठीक है ना। और कौन सी थी हमारी नंबर थर्ड, इसके नंबर दोस्तों नंबर थर्ड आती है हमारी काउपर्स, जिसको हम क्या बोलते थे, बल्बोयूरेथल ग्रंथि, काउपर्स दोस्तों, ठीक है ना, काउपर्स ग्रंथि। ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने अपने पदार्थ दोस्तों, ठीक है ना, अपने अपने पदार्थ कैसे होते हैं इनके पदार्थ दोस्तों, क्षारीय होते हैं, जो योनि की अम्लीयता को क्या कर देते हैं बच्चों, समाप्त करके उदासीन कर देते हैं, और इनके लिए दोस्तों एक उचित प्रकार का वातावरण बनाते हैं। ओके, तो ये सारे पदार्थ मिलकर दोस्तों शुक्राणु प्लाज्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, शुक्राणु प्लाज्मा बनाते हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, शुक्राणु प्लस शुक्राणु प्लाज्मा, शुक्राणु
प्लाज्मा बच्चों, ये आपस में मिलकर वीर्य या सीमन का निर्माण करते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब शुक्राणु प्लाज्मा और शुक्राणु प्लाज्मा बच्चों किससे होता है, अधिवृषण शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटिस्ट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, इन सारों के दोस्तों क्या मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, शुक्राणु प्लाज्मा। इन सबको मिलाकर दोस्तों वीर्य या सीमन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब एक पुरुष दोस्तों मैथुन क्रिया के समय, यानी कि दोस्तों हम कहते हैं जब मैथुन क्रिया करता है, तब वह दोस्तों लगभग 20 से 30 मिलियन, ठीक है बच्चों, 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ दोस्तों, ठीक है ना, बिलियन, एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, जब वह मैथुन क्रिया करता है तब वह स्खलित करता है, यानी कि छोड़ता है बच्चों कितने, 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का दोस्तों क्या करता है, स्खलन करता है, यानी कि छोड़ता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से दोस्तों भाई देखो 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण यानी कि स्खलन तो इसने किया, परंतु जो अंडाणु होता है बच्चों हमारा, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, हमारा मादा युग्मक होता है, इसको केवल एक ही शुक्राणु क्या करता है बच्चों, भेदित करता है, अर्थात निषेचित करता है। तो देखिए दोस्तों इनका क्या होता है कि जो ये 20 से 30 करोड़ होते हैं, इसमें से दोस्तों कई प्रकार से हम कह सकते हैं, इधर लिखे हैं बच्चों, इधर लिख देते हैं, जो 60% होते हैं ना बच्चों, 60%, 60% दोस्तों हम कह सकते हैं इसकी एक तरह से कि इनके आकार व आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, कि एक 60% दोस्तों इनकी आकार व आकृति मजबूत होनी चाहिए। एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि 60% तो ऐसे होते हैं जिनका आकार व आकृति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और 40% दोस्तों इसमें क्या होता है कि 40% में दोस्तों ये होता है कि शीघ्र, ठीक है ना बच्चों, निषेचन के लिए शीघ्र गतिशीलता दर्शाने वाले होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्या होना चाहिए कि 40% तो शीघ्र गति दर्शाने वाले होने चाहिए और 60% का आकार आकृति क्या होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हष्टपुष्ट होनी चाहिए, तभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये आगे गति करते हैं। कई दोस्तों इसमें शुक्राणु जो कम रहते हैं, जिनका एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हष्टपुष्ट नहीं होते हैं, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और अंत में दोस्तों क्या होता है कि ये जो अंडाणु होता है दोस्तों हमारा, इसके तरफ कई लाखों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि कई लाखों में क्या पहुंचते हैं, यहाँ पर शुक्राणु पहुंचते हैं, परंतु जैसे ही बच्चों ये क्या करता है, एक शुक्राणु इसके अंदर आ जाता है और इसमें उपस्थित दोस्तों पहले से ही अंड कोशिका आपस में संलयित हो जाती है और युग्मनज का निर्माण कर देता है, तो बाकी के जो शुक्राणु होते हैं दोस्तों वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे ही एक ने इसको निषेचित किया, तो जब ये निषेचित हो जाएगा तो बाकी के काम बचेगा ही नहीं दोस्तों, तो वे स्वतः ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो जाता है हमारा क्या, शुक्राणु यहाँ पर कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। इस चीज के नोट्स दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि जिसकी दोस्तों लिंक, ठीक है ना, जिस चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।